प्रिय विद्यार्थियों, मैं विवेक शुक्ल आप सबका आपके अपने इस वर्चुअल यूनिवर्सिटी यूट्यूब चैनल पर हृदय के अंतःस्थल से स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा विषय है आंसर राइटिंग, उत्तर लेखन कैसे करें। आप में से बहुत से विद्यार्थियों के कमेंट हमें इस चैनल पर प्राप्त हुए। कईयों ने मुझे व्यक्तिगत संदेश भी भेजा कि सर उत्तर लेखन के संदर्भ में अगर मार्गदर्शन प्राप्त हो जाए, और कई विद्यार्थियों ने मुझे आंसर लिखकर भेजा भी, और उसके दौरान जो मैंने देखा मुझे लगा कि नहीं, आप सबको इस पर एक विस्तृत बातचीत होनी चाहिए, क्योंकि अध्ययन अध्यापन के विषय पर हम चाहे जितनी बातचीत कर लें, अंततः हमें उसको लिखना पड़ेगा, तभी हमें अधिक से अधिक अंक प्राप्त हो पाएंगे परीक्षा में। क्योंकि सबका उद्देश्य है कि आपको विषय की समझ तो हो, लेकिन विषय की बेहतर समझ के साथ साथ अगर आपको अधिक अंक भी परीक्षा में प्राप्त हो जाए, तब आपकी विषय की समझ का आपको लाभ प्राप्त हो पाएगा। उसी संदर्भ में क्योंकि कई मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि बहुत से विद्यार्थियों ने मुझे अपने प्रश्न लिखकर स्वयं के प्रयासों से भेजा है। मैं उन्हें साधुवाद देना चाहूंगा कि कम से कम उन्होंने एक शुरुआत की है, और यह वीडियो बनाने के लिए मुझे विवश किया है कि मैं आप सबको उत्तर लेखन पर एक विस्तृत बातचीत आपके साथ में कर पाऊं। विद्यार्थियों, जैसा कि आप सबको ध्यातव्य है कि उत्तर लेखन किसी भी परीक्षा में अधिक से अधिक अंक प्राप्त करने का, खासकर बीए प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष, या किसी भी परीक्षा में अगर आपको आंसर राइटिंग करना है, लिखना है, तो आपको कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं का ध्यान हमेशा रखना होगा। इसलिए उत्तर जो लेखन है, आंसर राइटिंग है, ये कला है। मेरा शीर्षक यह है कि आप अगर उत्तर लेखन को बेहतर कर सके तो आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय टॉप कर सकते हैं। आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय की बात मैं नहीं कर रहा हूं कि विश्वविद्यालय तो आप टॉप करेंगे ही, लेकिन इसके साथ ही साथ आप जिस परीक्षा में सम्मिलित होंगे उस परीक्षा को टॉप कर सकते हैं। बस आपको कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं का ध्यान आपको रखना है। आप व्हाइट बोर्ड पर देख रहे हैं, मैंने आपके लिए कुछ शब्दावलियां यहां पर लिखी हैं। मैं उन सब पर एक विस्तार से बातचीत क्रमवार करूंगा। उससे पहले मैं आप सबसे एक बात करना चाहता हूं कि उत्तर लेखन आप प्रश्न लिखते हैं। बहुत से विद्यार्थियों ने मुझे जब प्रश्न भेजा तो मैंने देखा कि कुछ विद्यार्थी अपने उत्तर लेखन में जो पुस्तक में लिखी गई बातें हैं वही बातें एज इट इज, ये जैसे वहां लिखा है वैसे वो कॉपी में भी लिख दे रहे हैं। तो ये आंसर राइटिंग नहीं है विद्यार्थियों। देखिए, आंसर राइटिंग क्या है और आंसर राइटिंग कैसे की जाए, किन तत्वों का ध्यान रखा जाए, और इसको पूरी एक समग्रता में समझने की आवश्यकता है। आपकी विषय पर जितनी बेहतर समझ होगी उतना अच्छा आप उत्तर लेखन कर पाएंगे। लेकिन अगर इन तत्वों का नहीं ध्यान आप रखेंगे, जैसे कि मैंने जो पहले लिखा है, संवाद शैली या प्रश्नोत्तर शैली, दूसरा निरंतरता, तीसरा क्रमबद्धता, चौथा दृश्यता, दृश्यता के अंतर्गत मैंने रेखा चित्र, सारणी मैप, चौथा प्रासंगिक उदाहरण, पांचवा सहज भाषा का प्रयोग और छठा निष्कर्ष। इस पर मैं क्रमवार आपसे बातचीत करने जा रहा हूं। पहली बातचीत में स्टार्ट करता हूं, संवाद शैली मैंने लिखा है, आगे लिखा है प्रश्नोत्तर शैली। कई विद्यार्थियों ने मुझे यह संदेश भेजा कि सर प्रश्न बहुत लंबे लिखने पड़ते हैं, क्योंकि अभी तक की जो परीक्षा थी उसमें एक क्वेश्चन आपको 500 शब्द में लिखना होगा, लेकिन अभी चूंकि जो नया दिशा निर्देश विश्वविद्यालय की तरफ से आया है उसमें आपको 300 शब्द में अपनी बात रखनी है, और 5 नहीं बल्कि 4 ही प्रश्नों के उत्तर देने। मैं दूसरे खंड में इस पर भी एक विस्तार से बातचीत करूंगा कि किस तरह से आप 3 पेज में अपने आंसर को समेटें, क्योंकि आपको 12 ही पेज में पूरे पेपर का आंसर लिखना है। लेकिन आज हम उस आंसर राइटिंग की पृष्ठभूमि की बात करेंगे जो कॉमन है। अब आपको जो नया दिशा निर्देश आया है उसमें भी आपको 300 शब्द कम से कम लिखने हैं। जो शब्द सीमा है वो 300 शब्द की है। मैं 300 शब्द नहीं, मैं 3000 शब्द की बात करता हूं। मैं आपसे 50 शब्द नहीं, मैं 5000 शब्द की बात करता हूं। अगर आपकी समझ बेहतर है, अगर आप कुछ प्रश्न बनाना सीख जाते हैं, तो आप किसी प्रश्न को 50 शब्द में, उसी प्रश्न को 100 शब्द में, उसी प्रश्न को
300 शब्द में उसी प्रश्न को 3000 शब्दों में भी लिखने का आप सामर्थ्य अर्जित कर पाएंगे। इसमें करना क्या है, बहुत विद्यार्थियों ने मुझे कहा कि सर हमें बहुत लंबा एक तथ्यों का एक संकलन याद करना पड़ता है। बहुत से विद्यार्थी ऐसे भी हैं कि जो भी आरंभिक अवस्था में है वो उस प्रश्न को ही याद करने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए ये आपकी प्रथम वर्ष की परीक्षा या द्वितीय वर्ष की या तृतीय वर्ष की, जहां प्रश्न संभावित पहले से हैं, आपको पता भी होते हैं कि कौन से प्रश्न आएंगे, लेकिन कोई प्रश्न ऐसा भी आ जाए जो संभावित नहीं था, फिर उस मामले में आप क्या करेंगे? आपके पास इसका कोई जवाब नहीं होगा। मैं आज आपको जो बताने जा रहा हूं, अगर इसको गंभीरता से आपने सुना और इसको अपने लेखन में आपने क्रियान्वित कर लिया, तो फिर आप कोई भी प्रश्न आए उस प्रश्न का उत्तर आप बेहतर और बेहतर ढंग से लिख पाएंगे, प्रस्तुत कर पाएंगे। मैंने बात की पहले ही टॉपिक में संवाद शैली या प्रश्नोत्तर शैली। आपको याद नहीं करना है, आपको क्या करना है, इसी शैली का प्रयोग करना है अपने लेखन में। जैसे मैं उदाहरण आपको देता हूं, देखिए मैं तथ्यों के माध्यम से आपको समझाने का कम बल्कि उदाहरणों के माध्यम से समझाने का ज्यादा प्रयास करूंगा। जैसे मैंने कहा प्रश्नोत्तर शैली, मान लीजिए मैं बीए प्रथम वर्ष प्राचीन इतिहास पेपर फर्स्ट, जो पहला टॉपिक है डेफिनेशन ऑफ आर्कियोलॉजी एंड इट्स रिलेशन विथ अदर डिसिप्लिन, पुरातत्व की परिभाषा और अन्य विषयों के साथ उसके संबंधों की विवेचना कीजिए। मान लीजिए यही प्रश्न मैं लेता हूं। अब इस प्रश्न को कैसे लिखा जाए, आपको लिखना कैसे है? क्या आपको पूरा 300-400 शब्द का पूरा वो शब्दकोश याद करना पड़ेगा? नहीं, आपको यह प्रश्न नहीं, कोई भी प्रश्न आए, आप उस प्रश्न के साथ जब उस प्रश्न का उत्तर लिखें तो प्रश्नोत्तर शैली का प्रयोग करें। प्रश्नोत्तर शैली यह शैली है कि आप कुछ प्रश्न स्वयं से बनाएं। जब लिखें तो आप शुरुआत इस तरह से करें कि पुरातत्व की परिभाषा देने से पूर्व पुरातत्व क्या है, पुरातत्व से आशय क्या है, पुरातत्व शब्द की व्युत्पत्ति और निष्पत्ति कैसे हुई, पुरातत्व शब्द की जो वर्ड की इटोमोलॉजी है यह कैसे आई, या पुरातत्व का विकास किन अर्थों में और कब हुआ, इसका हमें इस प्रश्न की गवेषणा कर लेनी चाहिए, जिससे हम परिभाषा को और बेहतर समझ सकते हैं। तो अब फिर पुरातत्व का आशय क्या है, पुरातत्व से अभिप्राय क्या है, पुरातत्व की शब्दावली क्या है, ये क्या है, ये आप स्वयं प्रश्न बना ले और जब उत्तर लिखें तो इन्हीं प्रश्नों को आप अपने आंसर राइटिंग में आप स्वयं प्रश्न खड़े करिए आंसर लिखते समय, और उन्हीं के उत्तर आपको देने हैं और आपका उत्तर आप देखेंगे कि आपका उत्तर बनता चला जाएगा, लिखता चला जाएगा। इसमें याद नहीं करना है। पुरातत्व की परिभाषा और अन्य विषयों के साथ संबंध में आपको 5 से 6-7 प्रश्न बना लेने हैं। पुरातत्व का आशय क्या है, पुरातत्व से विकास क्या है, पुरातत्व की निष्पत्ति कैसे हुई, और पुरातत्व को व्याख्यायित किन विद्वानों ने किन किन अर्थों में किया है। तब आप परिभाषा की जब बात करेंगे तो आप इस तरह से कह सकते हैं कि पुरातत्व को अमुक विद्वान ने उनका नाम लेते हुए कि उन्होंने व्याख्यायित करते हुए यह कहा है। तो अब क्या है कि पुरातत्व की जो परिभाषा है वो पुरातत्व को देखने की दृष्टि है, अलग अलग विद्वानों की अलग अलग दृष्टि है। समय और स्थान के संदर्भ में उस सापेक्ष में वो परिभाषा बंधी हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे पुरातत्व की शैली का विकास होता जाएगा तो उनकी परिभाषा, आने वाली परवर्ती विद्वानों की परिभाषा भी परिपक्व और व्यापक होती जाएगी। तो आपको क्या करना है, उत्तर लेखन में याद नहीं करना है, कुछ परिभाषाएं आपको याद करनी पड़ेंगी, जैसे किसी अमुक विद्वान की ग्राहम क्लार्क की परिभाषा या कुछ परिभाषाएं, लेकिन उनके इर्द गिर्द जो प्रश्न होगा आपको उनका भी प्रश्न क्रिएट करना है कि पुरातत्व की परिभाषा देते हुए ग्राहम क्लार्क कहते हैं। अब ग्राहम क्लार्क की परिभाषा दे दी, फिर आपने प्रश्न उठाया कि क्या ग्राहम क्लार्क की परिभाषा पुरातत्व को समग्रता या संपूर्णता में व्याख्यायित करने में सक्षम है। अब आपने एक प्रश्न वहां क्रिएट किया, आपको आंसर राइटिंग में वही प्रश्न खड़े करने हैं और फिर उसी का जवाब स्वयं देना है। फिर आपको अगले ही पैराग्राफ में यह लिखना है कि नहीं, मैं अगर समग्रता में देखा जाए तो ग्राहम क्लार्क की परिभाषा पुरातत्व को समग्रता में, टोटलिटी में, समष्टि के रूप में जो है व्याख्यायित करने में पूरी तरह से जो है समर्थ नहीं दिखाई देती है। फिर जैसे समर्थ नहीं दिखाई देगी एक नई परिभाषा आ जाएगी। तो आपको क्या करना है, अपने उत्तर लेखन में इसी प्रश्नोत्तर शैली का प्रयोग करना है, और ये धीरे धीरे जब आप प्रश्न लिखेंगे
धीरे धीरे आप देखेंगे कि जैसे आप इस प्रश्नोत्तर शैली का प्रयोग करने लगेंगे, आप देखेंगे कि आपको याद कम करना पड़ेगा, कुछ तथ्य याद करने पड़ेंगे और आप स्वयं से प्रश्न खड़े करेंगे, कॉपी में प्रश्न खड़े करेंगे और उन्हीं के उत्तर लिखेंगे कॉपी में, तो आपका आंसर फॉर्म होता चला जाएगा। हमने बात की थी निरंतरता, दूसरा टॉपिक निरंतरता, फिर क्रमबद्धता। निरंतरता का तात्पर्य है कि जो पहले पैराग्राफ में आप लिख रहे हैं, अब पहले पैराग्राफ और दूसरे पैराग्राफ में कंटिन्यूटी दिखाई देनी चाहिए। अगर आप ग्राहम क्लार्क की परिभाषा लिख रहे हैं और उसको काउंटर कर रहे हैं, उसकी आलोचना कर रहे हैं, उसके पश्चात अगर आप ग्लिन डेनियल की परिभाषा दे रहे हैं या प्रोफेसर एच.डी. शंकालिया की परिभाषा दे रहे हैं या आप प्रोफेसर जे.एन. पांडे की परिभाषा दे रहे हैं या प्रोफेसर प्रकाश सिन्हा जी की परिभाषा दे रहे हैं, तो इन परिभाषाओं को देते समय आपको यह याद रखना पड़ेगा कि एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ के मध्य इंटरलिंकेशन होना चाहिए, क्रमबद्धता हो, एक क्रम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि परिभाषा यहां कर रहे हैं, बात दूसरी शुरू कर दिया आपने। आपके आंसर में एक क्रम होना चाहिए, एक क्रम जो है एक पैराग्राफ के साथ दूसरा पैराग्राफ, दूसरे के साथ तीसरा पैराग्राफ, तीसरे के साथ चौथा, चौथे के साथ पांचवा, आपस में लिंक होना चाहिए। जब कोई व्यक्ति पढ़े उस आंसर को तो उसको लगे कि नहीं अब अगले पैराग्राफ में जाए, अब तीसरे पैराग्राफ में जाए, वो एक स्टोरी स्टेप बाय स्टेप संबंध हो, यह बहुत जरूरी है उत्तर लेखन में। और यह तब हो पाएगी जब इन प्रश्नोत्तर शैली का आप प्रयोग करेंगे, जब आप प्रश्न खड़े करेंगे कि सबसे पहले पुरातत्व की परिभाषा लिखते हुए कौन से पहले प्रश्न खड़े होंगे, फिर परिभाषाओं को लिखते हुए कौन से और प्रश्न आएंगे, फिर अन्य विषयों के साथ संबंधों को लिखते समय कौन से प्रश्न खड़े होंगे। तो अगर प्रश्नों में एक क्रमबद्धता, निरंतरता है, तो उन्हीं प्रश्नों के उत्तर देने में भी आपको निरंतरता और क्रमबद्धता का प्रयोग करना है। मैंने तीसरा टॉपिक आपके लिखा है दृश्यता। देखिए, अगर जो कॉपी होती है जो आप लिखते हैं और ये परीक्षा में चली जाती है, आप परीक्षा भवन में लिख के चले जाते हैं, तो ये आप नहीं होते हैं परीक्षक के सामने, ये आपकी कॉपी आइडेंटिटी कार्ड होती है आपका। आपको करना क्या है, आपको यह करना है कि आपको अपनी कॉपी को विजुलाइज कर देना है। आप यह देखिए कि हम प्रश्न लिखते समय क्या कोई सपोर्टिंग रेखा चित्र बना सकते हैं, क्या कोई सपोर्टिंग सारणी या टाइम टेबल, कोई टेबल बना सकते हैं, क्या कोई मैप, पॉलिटिकल मैप बना सकते हैं क्या, या कोई कलाकृति का डिजाइन बना सकते हैं क्या, जो आपके आंसर को सपोर्ट करे। ऐसा नहीं कि आंसर आप कुछ लिख रहे हैं और आप रेखा चित्र कुछ बना रहे हैं, सारणी कुछ बना रहे हैं, मैप कुछ बना दिए। ये नहीं, बनाने के लिए नहीं बनाना है, आपको यह बनाना है जो उसके साथ रिलेवेंस हो, जो उसके साथ रिलेट हो पाए, ताकि आपको लिखना कम पड़े। वो जो रेखा चित्र आप बना रहे हैं, सारणी बना रहे हैं, जो मैप बना रहे हैं, वो आपके आंसर को और जो है प्रामाणिक बना दी। और यह अगर आप कॉपी में करते हैं, अपने आंसर राइटिंग में आप शुरू कर देते हैं दृश्यता का, जरूरी नहीं है कि जो पुस्तकों में रेखा चित्र, सारणी, मैप दिया है वही आप बनाएं। हो सकता है कभी कभी यह भी आपको ध्यान रखना होगा कि आपको स्वयं से भी आप आविष्कार कर सकते हैं। आप अपने आंसर की सपोर्टिंग में अगर कोई ऐसा रेखा चित्र बना सकते हैं जो आपके आंसर को सपोर्ट करता है, आप ऐसा कोई टेबल बना सकते हैं, सारणी बना सकते हैं, कोई टेबल बना सकते हैं, कोई ऐसा आप मैप बना सकते हैं जो किताब में नहीं है लेकिन आपकी स्वयं की खोज हो सकती है, वो आपकी स्वयं की जो है इनोवेशन हो सकती है। आप उसका प्रयोग करिए आंसर को अपने और सपोर्ट करने में, जो आपने लिखा उसको और सपोर्ट करने में, तो आप ये देखेंगे कि आपका आंसर धीरे धीरे विजुलाइज होना लगेगा। और जैसे आपका आंसर विजुलाइज होने लगेगा, उसमें दृश्यता आ जाएगी कि जो लिखा हुआ है वो तो है ही, उसके साथ साथ चित्र है, डायग्राम्स है, मैप्स है। अगर ये सब टेबल्स भी आने लगे आपके इसमें, तो निश्चित रूप से आपकी जो उत्तर शैली है, उत्तर लेखन शैली है, वह प्रभावी और होती चली जाएगी। उसके बाद जो आपको ध्यान रखना है, प्रासंगिक उदाहरण। प्रासंगिक उदाहरण, सहज भाषा का प्रयोग और निष्कर्ष। प्रासंगिक उदाहरण मैं इसलिए करता हूं, मैंने आपको एक उदाहरण में चूंकि इसी पेपर से संबंधित दे रहा हूं कि जैसे अगर अन्य विषयों के साथ संबंध आप लिख रहे हैं, पुरातत्व का अन्य विषयों के साथ संबंध, मान लीजिए पुरातत्व का सामाजिक विज्ञानों के साथ संबंध लिख रहे हैं और आपने लिखा कि पुरातत्व का नृतत्व विज्ञान या मानव विज्ञान के साथ क्या संबंध है, तो प्रासंगिक उदाहरण क्या हो जाएगा, वहां प्रासंगिक उदाहरण हो जाएगा जो मैंने पिछले के व्याख्यान में आपको बताया था कि वहां प्रासंगिक उदाहरण यह हो जाएगा कि बाघोर वन का जो जमाव है, वहां से जो त्रिकोणात्मक जो प्रस्तर की जो
प्रतिमा प्राप्त हो रही है, उस प्रतिमा के संदर्भ में आपको यह देखना पड़ेगा कि उसको जो है, जो बैगा जनजाति के मजदूर वहां उत्खनन में थे बाघोर सोन घाटी में, उन लोगों ने मना कर दिया उत्खनन करने से, और बाद में उन्होंने कहा कि इस आकृति की जो त्रिकोणात्मक ये प्रस्तर की आकृति है, इस आकृति की पूजा हम लोग अभी भी जो है अंगोरा देवी के रूप में कर रहे हैं। तो इससे क्या है कि रिलेशन है एंथ्रोपोलॉजी का, कि आर्कियोलॉजी ने क्या किया, साइट एक्सकेवेट किया, और एंथ्रोपोलॉजी ने आर्कियोलॉजी को वहां मदद की। एंथ्रोपोलॉजी का नेतृत्व कर रहे थे बैगा जनजाति के लोग, जो अभी भी उन रिचुअल्स का प्रयोग कर रहे हैं जो उस समय वो करते थे उच्च पुरापाषाण काल में। क्योंकि कभी अभी बहुत ऐसी जनजातियां, आदिम जनजातियां हैं जो अपनी पुरानी रिचुअल्स, आस्था, विश्वास, परंपराओं को वो एज इट इज फॉलो कर रहे हैं। 21वीं शताब्दी में उनके ऊपर आधुनिकता का नो डाउट प्रभाव पड़ा है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं पड़ा है कि वो अपने सारे रिचुअल्स को खो बैठे हैं। कुछ रिचुअल्स वो आदिम स्वरूप में एज इट इज फॉलो कर रहे हैं, और उसी में वो था बाघोर वन का जो साक्ष्य प्राप्त हुआ था, वो जो त्रिकोणात्मक जो आकृति प्राप्त हुई थी ट्रायंगल शेप की प्रस्तर की, जिसको उन्होंने अभी भी दिखाया। वो ले गए अपने पूजा स्थान पर और उन्होंने दिखाया कि हम इसी आकृति की पूजा अंगोरा देवी के रूप में आज भी करते हैं, 20वीं शताब्दी में कर रहे हैं, जो उच्च पुरापाषाण काल से अभी तक उसकी निरंतरता और उसकी प्रासंगिकता को स्वयं स्पष्ट करता है, और उसकी व्याख्या को समय और स्थान के संदर्भ में हम जोड़कर उसके साथ देख सकते हैं। दूसरी चीज है कि सहज भाषा का प्रयोग। आप अपने उत्तर लेखन में किताबी भाषा का प्रयोग न करें। पुस्तक में जो लिखा गया है अगर उसी भाषा का प्रयोग करेंगे तो आपका उत्तर लेखन प्रभावी नहीं बन पाएगा। आप पुस्तकों से समझिए, क्लास से समझिए, उसके बाद अपनी भाषा में आपने उसको क्या समझा, समझकर भाषा सरल हो, सहज हो, प्रभावी हो। आपको जो शब्दों का चयन करना है वो प्रभावी हो, लेकिन जो प्रवाह हो भाषा का वह सहज सरल हो, अपने शब्दों में। आप क्या समझते हैं उन शब्दों में, पुस्तकीय शब्दों में नहीं, किताबी शब्दों में नहीं, आप अपने शब्दों में उसको जितना व्याख्यायित कर पाएंगे, अपने उत्तर लेखन में जितना उसका प्रयोग करेंगे, उसका लाभ आपको प्राप्त अवश्य होगा। अंतिम लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है निष्कर्ष की। मैंने अंतिम में जरूर लिखा है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके उत्तर लेखन की। निष्कर्ष जरूर दीजिए। कोई भी प्रश्न, आपको भले 50 शब्द का प्रश्न लिखना हो, 100 शब्द का लिखना हो, या 300 शब्द का लिखना हो, या 5000 शब्द का लिखना हो, आपको निष्कर्ष जरूर देना चाहिए। और वो निष्कर्ष अगर 5000 शब्द में है तो 1-2 पेज में दीजिए। 300 शब्द में, चूंकि आपका जो निर्धारित दिशा निर्देश आया उसमें 30 शब्द में आपको उत्तर लिखना है, तो उसमें अगर आप निष्कर्ष दे रहे हैं तो वो निष्कर्ष आप 2, 3, 4, 5 पंक्तियों में भी दे सकते हैं। निष्कर्ष कैसा हो? निष्कर्ष भविष्योन्मुखी हो। उस जिस टॉपिक पर आप बात कर रहे हैं, अगर पुरातत्व की परिभाषा पर बात कर रहे हैं, या सोन नदी घाटी पर बात कर रहे हैं, या बेलन घाटी के सांस्कृतिक अनुक्रम की बात कर रहे हैं, तो आप ये जरूर बताइए कि जो इसकी तिथियां आई हैं, अभी नए शोधों से इसकी तिथि और अर्वाचीन जा सकती, और प्राचीन जा सकती है। और भी शोध इसमें जो है, इसमें कितनी संभावनाएं शोध की है, उन पर जरूर आप बातचीत करिए। निष्कर्ष हमेशा भविष्योन्मुखी हो। आप एक टोटलिटी में बात करते हुए कोई और वर्तमान के साथ प्रासंगिकता, वर्तमान से जोड़कर प्रासंगिकता। अगर मान लीजिए आप भारतीय संस्कृति पर प्रश्न लिख रहे हैं कि भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं, तो भारतीय संस्कृति के कौन से ऐसे तत्व हैं जिनकी वर्तमान में केवल भारत को नहीं, संपूर्ण विश्व को, संपूर्ण मानव जाति को उसकी आवश्यकता है, और कौन से ऐसे तत्व हैं जो भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक निरंतर प्रवाहमान है, और न केवल भारतीय जनमानस का अपितु वैश्विक जनमानस का भी नेतृत्व कर रहे हैं, उसको दिशा दे रहे हैं, उसको एक जो है प्रभावी उसका मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो वर्तमान के साथ जोड़कर प्रासंगिकता, जैसे हमारे यहां क्या है, अगर आज पर्यावरणीय दृष्टि से हम बात कर रहे हैं कि हम संपूर्ण विश्व को, पृथ्वी को बचाना चाहिए, एक पर्यावरणीय जो है कंसेप्ट मिल रहा है, लेकिन भारत में पहले से है। भारत में पूरी पृथ्वी को मां समझने का, माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, भूमि हमारी माता है और हम सब इसके पुत्र के समान, ये भारतीय संस्कृति की विशेषता है। सहिष्णुता, टॉलरेंस, सहिष्णुता भारतीय संस्कृति की विशेषता है, जिसकी आज संपूर्ण विश्व को आवश्यकता है, और संपूर्ण विश्व उसी से चल सकता है। ये क्या है कि आप अपने आंसर को अपने वर्तमान से
जोड़कर प्रासंगिक बना दिया। जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, चाहे वो आपका यूएनओ हो, यूएनएचसीआर हो, चाहे यूनेस्को हो, ये सब किसके लिए काम कर रहे हैं? कुछ ऐसे कॉमन मूल्य है, समान मूल्य है, सार्वभौमिक मूल्य है, वह मूल्य भारतीय संस्कृति की विशेषताओं में सम्मिलित है। तो वर्तमान के साथ उसकी प्रासंगिकता, निष्कर्ष हमेशा भविष्योन्मुख, सकारात्मक, और वर्तमान के साथ अगर उसकी रिलेवेंसी है, उसका योगदान क्या है वर्तमान में, उसका जो है लिगेसी क्या है, वो आगे कंट्रीब्यूट क्या कर रहा है, यह जरूर आप अपने निष्कर्ष में लिखें। इससे आपका जो उत्तर होगा वो समग्रता में प्रभावी उत्तर होगा। आपको तथ्यों को याद करने की आवश्यकता कभी नहीं पड़ेगी। मैं एक उदाहरण और दूंगा प्राचीन इतिहास के अलावा। मान लीजिए आप अपने उत्तर को लिखने से पहले प्रश्नोत्तर शैली का तो प्रयोग करें ही, लेकिन इसके साथ ही जब प्रश्नोत्तर शैली का प्रयोग करें, आरंभ करें, तो अपने उत्तर को किसी महत्वपूर्ण कोटेशंस के साथ स्टार्ट करें। आप कोटेशन हो सकता है कोई श्लोक हो सकता है कि कोई पंक्ति हो जो उस पूरी जो है टॉपिक की आत्मा हो। जैसे मान लीजिए मैं हिंदी का उदाहरण लेता हूं, कुछ विद्यार्थियों का हिंदी साहित्य भी होगा। मान लीजिए गोस्वामी तुलसीदास जी के ऊपर आपको लिखना है। अब गोस्वामी तुलसीदास जी के ऊपर एक सामान्य सा उत्तर लिखा जा सकता है और एक प्रभावी उत्तर लिखकर अधिकतम अंक भी प्राप्त किया जा सकता है। अगर मान लीजिए आपको गोस्वामी तुलसीदास जी का ही पर आंसर लिखना है तो आप इस तरह से लिखिए गोस्वामी तुलसीदास जी के ऊपर। आप गोस्वामी तुलसीदास जी के ऊपर कोई पंक्ति हो सकता है कि पुस्तकों में दी गई हो, अगर आप देखेंगे तो आपको वहां मिल जाएगा। लेकिन अगर स्वयं से भी कुछ पंक्ति आप बना सकते हैं जो गोस्वामी तुलसीदास जी के महत्व, उनके योगदान को दो पंक्तियों में स्थापित कर दे। जैसे मैं आपको उदाहरण दूंगा कि गोस्वामी तुलसीदास जी के ऊपर लिखना हो तो दो पंक्ति से कैसे आप स्टार्ट करें कि दुर्दिन में तुलसी हमें आधार मिल गए, बहती हुई नौका के पतवार मिल गए, था डूब रहा भारत इस्लाम सिंधु में, लेकर महेश मानस उपहार मिल गए। तो गोस्वामी तुलसीदास की के समय की जो सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक दशा थी, उन समसामयिक परिस्थितियों में उन्होंने किस तरह से भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म की रक्षा अपने लेखन के माध्यम से की कि दुर्दिन में तुलसी हमें आधार मिल गए। जो भारतीय संस्कृति, खासकर जो अगर मैं कहूं कि सनातन धर्म जिस स्थिति से गुजर रहा था उस काल में, और जिस तरह से अंधाधुंध इस्लामीकरण हो रहा था और एक नई जागृति नहीं उत्पन्न हो पा रही थी, अपने धर्म के प्रति विश्वास कहीं ना कहीं खोता जा रहा था, तो उस अंधकार में वह तुलसीदास जी अपने लेखन के माध्यम से श्री रामचरितमानस जैसा उन्होंने जो लेखन किया, और उन्होंने राम जो अभी कुछ लोगों तक, राम अभी केवल रामायण तक सीमित है, उन राम को, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र को उन्होंने जन जन तक पहुंचा दिया अपने उस रामचरितमानस के लेखन के द्वारा। अब राम जो है कुछ वर्ग, कुछ समुदाय और कुछ ग्रंथों तक सीमित नहीं रह गए। राम को सामान्य जनभाषा, अवधी भाषा में लेखन कार्य करके उन्होंने राम को जन जन तक पहुंचा दिया। अब देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी पर जब लिख रहे हैं तो आप उनकी कंट्रीब्यूशन, जो उनका आत्मा है, जिनके लिए गोस्वामी तुलसीदास जी जाने जाते हैं, अगर तुलसीदास जी नहीं होते उस कालखंड में तो क्या प्रभाव पड़ता, अगर यह सोच लेंगे तब आप गोस्वामी तुलसीदास जी पर लेखन करते समय एक प्रभावी कोटेशंस वहां आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से आप अपने उत्तर लेखन में अगर इन तत्वों का ध्यान रखेंगे तो एक प्रभावी उत्तर लेखन आप कर सकेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, मैं अगले खंड में आपको उत्तर लेखन से संबंधित और कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं उन पर एक अगला व्याख्यान का खंड मैं एक अगले लेक्चर में उन सभी तत्वों पर बात करूंगा।